एसी ऑन कर दो। हाँ जी, कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक तो मैंने ये ज़ूम ऑन कर लिया, जी मैम। ठीक है? और मैं शेयर स्क्रीन कर दूँगी ना जी, जब ये जी। कनेक्ट हो जाता है। जी। लेकिन ये है कि
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स मैम। वालेकुम थैंक यू। ओके बच्चों, मैंने ये पूछना था कि अभी ए पोर्टल पे मैंने जब क्रिएट लेक्चर किया तो उसमें जो टाइम शो हो रहा है ना आपके लेक्चर का वो 10:45 है। आपके टाइम टेबल में क्या टाइम है? मिस 9:30 वाला स्लॉट था। 9:30 वाला था, यानी कि रमजान में वो 9 to 10 है, यही शो हो रहा है यस आपके? मैम। यस मैम। यस ठीक है, मैम। ओके। ओके, आज का जो लेक्चर है, as you know that we study medicine 1 in this semester, and I'm Dr. Ikra Huram and I'm going to teach you this subject। और आज का जो लेक्चर है that is introductory type of lecture, ठीक है? क्योंकि अभी आपको पता है एयर ड्रॉप चल रहा है और अभी थोड़े से जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, ठीक है? तो 1 वीक तक एयर ड्रॉप का जब तक ये चल रहा है प्रोसेस, तो तब तक मैं फर्स्ट वाला जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो जाएगा। जो सेकंड लेक्चर होगा इंशाल्लाह दैट विल बी ऑन फ्राइडे, ठीक है? उसमें जो है मैं आपको फर्स्ट लेक्चर प्रॉपर्ली मेडिसिन 1 का जो है वो टीच करूंगी। बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर क्लिनिकल साइट, ठीक है? जब आप क्लिनिकल साइट पे जाते हैं, आप सब डीएनएस के स्टूडेंट्स हो, न्यूट्रिशन के? नो मैम, डीपीटी के भी हैं। नो मैम। तो ओके, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बेसिक से किस तरह डिफरेंट है, अब जैसे जैसे आप आगे सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो आपने अब जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं दैट आर द सब्जेक्ट्स व्हिच आर मोर एप्लीकेबल ऑन द क्लिनिकल साइड, ठीक है? क्लिनिकल साइड पे जब आप जाते हो तो आपको पता है कि मेडिसिन 1 में ये जो लेक्चर्स हैं, आज जो फर्स्ट लेक्चर है उसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, उसमें कंपैरिजन आपको बताऊंगी। बेसिकली दिस लेक्चर कंप्राइजेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? जॉइंट्स की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, ठीक है? किस तरह से आप जब आप क्लिनिकल साइड पे जाओगे, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, किस तरह से आप पेशेंट्स को डील करते हो, हिस्ट्री टेकिंग लेते हो, ठीक है? हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स आप पूछते हैं और क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं इन डिजीजेस के जिससे आप डायग्नोज करते हो पेशेंट को, ठीक है? तो मेडिसिन 1 सब्जेक्ट जो है वो अब बेसिक्स नहीं है, बेसिकली ये कुछ एडवांस सब्जेक्ट समझ लें आप, और इसको आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। मैंने कल भी 2 सेक्शंस को यही इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही दिया है, ठीक है? मैंने कोई प्रॉपर्ली अभी स्टार्ट नहीं किया। आपने करना क्या है, आपने इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से जो रिलेटेड रिकमेंडेड बुक है दैट इज डेविडसन मेडिसिन, वो आपने लेनी है, ठीक है? और वो आपने लाजमी लेनी है। सिर्फ लेक्चर्स पे रिलाई नहीं करना। लेक्चर्स में आपको पता है कोई इतना ज्यादा डिटेल नहीं दिया होता, फिर भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि लेक्चर्स इस तरह से हों कि उसमें काफी कुछ कवर अप हो जाए, ठीक है? तो बुक सब ने ले लेनी है। कल मुझे एक स्टूडेंट ने ये भी कहा है कि अगर आपके पास सॉफ्ट में है तो मैं आपको सेंड कर दूं, तो ज्यादा बेहतर है अगर आप बुक अपने पास ले लेते हो, ठीक है? और जो जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है वो आप साथ साथ उसमें से गो थ्रू करते हो। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस सेमेस्टर इज सेशनल्स की बात कर लेते हैं। सेशनल्स जो हैं बच्चों, आप लोगों ने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? सेशनल्स जो हैं वो इंशाल्लाह 6th वीक ऑनवर्ड में स्टार्ट कर लूंगी, ठीक है? उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि उसमें क्विज हो सकते हैं सेशनल्स में, और वाइवास भी हो सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट असेसमेंट्स हो सकती हैं पहले से और ज्यादा आगे समझ लो कि डिफिकल्ट हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि आपको ये जो सब्जेक्ट है इसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। समझ आ गई सबको? यस मैम। कुछ स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो मेरे पास, मेरा ख्याल है फार्मा में भी थे। अनम लतीफ नियाजी है, फरवा रऊ, या आई यस थिंक मैम। यस मैम। पैथोलॉजी, ठीक है? मैम एससीपी वाले भी हैं, हमें भूल गई हैं। ठीक मैम है जी, एससीपी वाले, वालों का पैथो वाले, फार्मा वाले। फार्मा वाले भी हैं, ठीक है? एससीपी वालों का रिजल्ट अपलोड हुआ है या नहीं अभी तक? नो मैम मैम। आपसे यही पूछना था, कुछ भी नहीं अभी अपलोड हुआ। बच्चों बेसिकली मैंने जो लिया था ना अपने स्टूडेंट्स का तो नहीं लिया, ऑब्वियसली रिसोर्स पर्सन ने तो नहीं लेना होता ना, वो तो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो डिफरेंट एग्जामिनर्स हैं उन्होंने लेना होता है। तो अपना तो मैंने एससीपी 1 का लिया था खुद, उनका रिजल्ट तो मैं उनको दे चुकी हूँ, बट जो अपलोड करना है वो डिफरेंट फैकल्टी ने करना है, ठीक है? पोर्टल की एक्सेस सबके पास नहीं होती एससीपी की।
तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है डॉक्टर हारिस ने मेल की भी आप लोगों को कि विद इन 1-2 वीक्स वो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सेशनल मैंने आपके अपलोड कर दिए थे, मैंने आपको एक दफा गो थ्रू करवा भी दिए थे। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज आपने जो टॉपिक भी पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक आपसे पहले पूछा जाएगा, उसका फीडबैक, ठीक है, और उसका सारा मैं आपसे पहले गो थ्रू करवाऊंगी। ये ना हो कि आपने सिर्फ लेक्चर लिया और आपने उसको छोड़ दिया, ना आप उसको लेक्चर से पढ़ो और ना आप उसको बुक से पढ़ो, ठीक है, इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा जो जरूरी चीज है वो ये है कि सबको सेशनल्स में अपीयर होना जरूरी है, ठीक है। एलएमएस पे हर चीज अपलोड होगी, एलएमएस से ही आपने देखना है, चाहे वो लेक्चर्स हो, रिकॉर्डिंग्स हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हो, या आपने सेशनल से रिलेटेड जो भी मैंने आपको देना है टास्क, ठीक है, वो आपके पास एलएमएस में होगा। किसी स्टूडेंट के लिए भी मैं मेल में लेक्चर नहीं सेंड करूंगी, ठीक है, ताकि आप एलएमएस को डेली बेसिस पे यूज करें, ठीक है, समझ आ गई सबको? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। आज जो फर्स्ट लेक्चर है उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली जो चीज हमने कवर करनी है दैट इज रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, मैम रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होती है। शाबाश, ठीक है। एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस, बेसिकली इस लेक्चर में आपने सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कवर करना है, ठीक है। व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, इसकी किस तरह बॉडी में जॉइंट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, कौन सा एज ग्रुप ज्यादा इन्वॉल्व होता है इन दिस डिजीज, ठीक है, किस एज ग्रुप को ये ज्यादा अफेक्ट करती है। मेल टू फीमेल रेशो का मतलब ये है कि फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स, ठीक है। इसके अलावा इनकी कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आप करवाते हो, व्हाट आर द चेंजेस अकर्ड इन द जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स की डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, एक्सरे में क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है, कौन कौन से साइंस होते हैं जिनसे आप डायग्नोस करते हो इस डिजीज को, ठीक है। बाज़ दफा पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज पे आ जाता है और वो डिफॉर्मिटीज उसको ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती हैं, तो दीज आर ऑल द डिफॉर्मिटीज, ठीक है। इसके अलावा व्हाट आर द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस, जो भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है वो सिस्टमिक इफेक्ट जरूर करती है, ठीक है, पूरे बॉडी के सिस्टम पे वो अफेक्ट करती है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस मींस के जॉइंट्स के अलावा, ठीक है, आर्टिकुलर जो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज यूज्ड फॉर जॉइंट्स, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या आर्टिकुलर सिस्टम के अलावा जो इसकी मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या इन्वेस्टिगेशंस आप करवाते हो इस डिजीज में, तो ये जो अब सब्जेक्ट आप पढ़ोगे बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। और ये वो सब्जेक्ट है कि जो आपकी क्लिनिकल साइड पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, एप्लीकेबल होगा। पेशेंट्स आपके पास बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं जॉइंट पेन्स के साथ, आपको उनको सबसे पहले डायग्नोज करना जरूरी है। यंग पेशेंट आया है with arthritis, the most likely diagnosis is rheumatoid arthritis because rheumatoid arthritis affects all ages, ठीक है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कब होता है, वो ओल्ड एज में होता है, डिजेनरेटिव डिजीज है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती है, प्रोग्रेस करती है स्लोली। बट रूमेटाइड आर्थराइटिस जब एक दफा डेवलप होता है तो बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स वी हैव टू कवर इन दिस लेक्चर। एक्सरे फाइंडिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, क्या डिफॉर्मिटीज डेवलप होती हैं हैंड्स के जॉइंट्स में। रूमेटाइड आर्थराइटिस की अनदर इम्पॉर्टेंट जो आप डिफरेंशिएटिंग पॉइंट समझ लो, दैट इज द पॉइंट दैट रूमेटाइड आर्थराइटिस और RA is basically affects the small joints of hands and feet, ठीक है। But and as compared to osteoarthritis basically affects the larger joints, weight bearing joints, ठीक है, hip joints हैं, इसके अलावा ये जो knee joints हैं, ankle joints हैं, ठीक है। तो जो weight bearing joints हैं उनको अफेक्ट करता है osteoarthritis, ठीक है। मोस्टली डेवलप osteoarthritis जो है वो बिगर जॉइंट्स में होता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स। मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो आपने फार्मा भी पढ़ ली है, ठीक है।
फार्मा से रिलेटेड अब यहाँ पे आपको फार्मा को यूज करने का टाइम आ गया है कि व्हाट आर द स्टेरॉइड्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स तो मैंने ही पढ़ाया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। DMARDs क्या होते हैं? डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स होती हैं। मीथोट्रेक्सेट कौन सी क्लास की ड्रग है, कौन बताएगा? मैम एंटी प्रोटोजोल। कौन सी है? मैम नहीं एंटी नहीं कैंसर, नहीं नहीं एंटी कैंसर। शाबाश, ठीक है। मीथोट्रेक्सेट इज एंटी कैंसरस ड्रग्स, ठीक है। और ये मुझे बताओ कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट है, पक्का? यस मैम। पेंसिलिन भी पढ़ी हुई है, पेंसिलिन की क्लास भी पढ़ी हुई है आपने, ठीक है। और ये सारी ड्रग्स अब यहाँ पे अप्लाई होंगी, ठीक है। ये जो पिक्चर्स हैं जिसमें ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बताएंगे, रिस्क फैक्टर्स हैं, असेसमेंट आप कैसे करते हैं, ठीक है। दीज पिक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप हो जाती हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बता इस वक्त इसलिए रही हूँ आज के लेक्चर में, ये बताने का मकसद ये है कि जब नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली हम इसको पढ़ेंगे तो आप ऑलरेडी इसको एक दफा रीड करके आए अपनी बुक से, ठीक है। बुक से इसको पढ़कर आए ताकि आपके पास कोई भी अगर इशू है, किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो आप आके रिजॉल्व कर लें, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड भी यही पॉइंट्स हैं जो आप कवर करते हो, हाउ टू डिफाइन, ठीक है, एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या चेंजेस आती हैं? द मेन चेंजेस आर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगर जॉइंट्स आर इन्वॉल्व, द सेकंड थिंग इज बोन्स आर एक्सपोज्ड, कार्टिलेज जो है वो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है। ये वाइट पोर्शन जो है ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज की ब्रेकडाउन हो जाएगी, बोन एक्सपोज हो जाती है और बोन्स जो है वो ओवर ग्रो कर जाती है। विदिन बोन व्हेन ग्रोज within the bone, that is sclerosis, and when it grows outwards, ठीक है, तो that is osteophytes, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो these are basically the changes in osteoarthritis, ठीक है। osteoarthritis में जो important points हैं Heberden nodes और Butcher nodes होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्या क्या साइट्स होती हैं, ये किस तरह अपीयर होते हैं? आपने ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों को इस तरह से देखा होगा, इस तरह की डिफॉर्मिटीज के साथ, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बेसिकली पढ़ाना चाह रही हूँ दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये जो डिफरेंसेस हैं दीज आर ओनली 6 डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपसे कोई भी वाइवा में पूछ ले, सेशनल्स में अगर मैं आपका वाइवा लेती हूँ, अपने आप को बच्चों फुली प्रिपेयर रखना कि सेशनल्स में आप ये ना सोचना इस दफा कि आपकी सिर्फ असाइनमेंट्स हो जाएंगी या क्विजेज ऑन एलएमएस हो जाएंगे, ठीक है। मैं डिफरेंट वे में आपकी असेसमेंट्स लूंगी ताकि हम आपको अच्छा सा असेस कर सकें और फाइनल के लिए आपको प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। समझ आ गई सबको? यस मैम। तो सेशंस में वाइवास भी हो सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने भी आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, आपको पिक्चर आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है, लेबलिंग भी करवाई जा सकती है कि आप इसको लेबल करो पिक्चर को, ठीक है। ये पिक्चर जो हैंड्स की अगर या एक्सरे अगर मैंने दिया हुआ है तो ये एक्सरे जो है वो इसमें कौन सी डिफॉर्मिटीज दिखाई गई हैं। इसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस की अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, इस पिक्चर में जो नोड्स बने हुए थे, ठीक है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे, ठीक है। उन नोड्स के आपने नाम लिखने हैं कि हबर्डन नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बुचर नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, now these are the differences between rheumatoid arthritis and osteoarthritis, and what are the differences actually? First point is what is the age of onset, ठीक है। rheumatoid arthritis can happen at any age. ये कहना कि rheumatoid arthritis is only the disease of the young is not sufficient, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एज में होता है, बट ये जरूरी नहीं है, इट कैन हैपन एट एनी एज। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली लेटर इन लाइफ, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कब होता है? ओल्ड एज में, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। बट स्पीड ऑफ ऑनसेट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज, जब ये एक दफा डेवलप कर जाता है तो रैपिडली प्रोग्रेस करती है ये डिजीज फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स। But osteoarthritis is slowly progressive disease and it progress over the years, ठीक है। This is the second important point. The third point is what is the distribution?
डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि हाउ इट अफेक्ट्स द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, किस तरह से क्या पैटर्न होता है जिस पैटर्न से ये बॉडी की जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है, RA, वो किस तरह अफेक्ट करती है? सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस। व्हाट इज सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस? मींस कि अगर एक साइड ऑफ द बॉडी, जैसे राइट रिस्ट जॉइंट आपका, लेट सपोज राइट हैंड, जो आपका राइट हैंड है उसके जो स्मॉल जॉइंट्स अगर अफेक्ट होंगे तो लेफ्ट हैंड के भी उसी तरह से अफेक्ट होते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस में। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस, कि साइमल्टेनियसली दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी पे जो जॉइंट्स हैं उनमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड व्हाट इज पॉलीआर्थराइटिस? पॉलीआर्थराइटिस मींस कि इट अफेक्ट्स द मल्टीपल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। मोनोआर्थराइटिस क्या होता है? व्हेन द डिजीज अफेक्ट्स ओनली अ सिंगल जॉइंट। And what is polyarthritis? When the disease affects the multiple joints of the body. As compared to RA, osteoarthritis is asymmetrical monoarthritic disease. Means कि एक आपके पास being a physiotherapist, आप अपने क्लिनिक पे बैठे हुए हैं और आपके पास एक ओल्ड एज, एक एज्ड पर्सन आ गया है अबाउट 60 years old, और वो आपको आके बता रहा है कि उसका जो राइट नी जॉइंट है वो स्वॉलन है, पेनफुल है, इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, और वो जब आपको ये सब बात बताता है तो आपके माइंड में फौरन आ जाता है कि एज इज 60 years, ओनली सिंगल वेट बेरिंग जॉइंट इज अफेक्टेड, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस Osteoarthritis. शाबाश, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। एज कंपेयर टू दिस सिनेरियो, एक आपके पास यंग पेशेंट आ जाता है, 40 years लेट सपोज एक पेशेंट आ जाता है, और वो आपको आके हिस्ट्री देता है कि उसके अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही वो सोकर उठता है तो उसके दोनों हाथों के जो जॉइंट्स हैं, स्मॉल जॉइंट्स हैं, वो स्टिफ हुए होते हैं और वो मूव नहीं कर पा रहा होता। ये जो उसकी स्टिफनेस है वो हाफ एन आवर 1 hour के बाद उसकी जो है वो ठीक हो जाती है। तो द डायग्नोसिस इज रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, और दूसरा आप हिस्ट्री पे कैसे पेशेंट को फौरन डायग्नोज कर लेते हो। अभी आपने मैम, ना उसकी लैब्स करवाई? जी जी मैम आपने कहा ना मॉर्निंग में, तो या हमने पहले पढ़ा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस होती है और रूमेटाइड में इवनिंग होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी स्टिफनेस होती है, ठीक है, बट मैं अभी आपको नीचे ये पॉइंट बताती हूँ। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली जो स्टिफनेस होती है ना, वो लेस देन 1 hour होती है, उसमें इतनी प्रोलॉन्ग नहीं होती। Another important thing here is osteoarthritis में जो worsening होती है, worsening of the symptoms, जैसे कि जो पेन इन्फ्लेमेशन ये वर्स होती है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो इसका मेन फीचर है वो ये है कि जब पेशेंट जो है वो सारा दिन का अपना काम डेली रूटीन का करके रात में वो पेन ज्यादा फील करता है, क्योंकि उसकी पेन जो है वो वेट बेरिंग जॉइंट्स पे है, उसने डेली एक्टिविटी रूटीन की जो एक्टिविटी की। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है स्टिफनेस उसमें भी होगी अर्ली मॉर्निंग, नो डाउट, ठीक है, लेकिन वो स्टिफनेस उसकी जल्दी सबसाइड हो जाएगी। जैसे वो उठा है, कोई ओल्ड एज 60 years का कोई बंदा है, वो उठा है, ठीक है, और उसके नी जॉइंट में वो सुबह सुबह बिल्कुल मूव कर नहीं पा रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसकी स्टिफनेस सबसाइड हो जाएगी, ठीक है। ये नीचे ये पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है दैट इज बेसिकली इनिशियली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मीन सिंगल जॉइंट एक ही साइड का अफेक्ट करेगा, मोनोआर्थराइटिस, और लेटर ऑन पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है। लेटर ऑन क्या होता है, मल्टीपल जॉइंट्स बॉडी के इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। Joints affected, rheumatoid arthritis में small joints of hands and feet, and in the osteoarthritis weight bearing joints are mostly affected, knee joints, hip joints, ठीक है। Duration of morning stiffness, stiffness worse in the morning more than 1 hour in rheumatoid arthritis, and in osteoarthritis stiffness is of less than 1 hour, ठीक है, but the worsening of the symptoms occur at the end of the day after activity, ठीक है। Okay, रूमेटाइड आर्थराइटिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एज यू नो दैट दिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है कि जिसमें बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून सेल्स जो होते हैं, CD4 CD8 सेल्स जो होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, ये बॉडी के अपने ही सेल्फ के अगेंस्ट क्या करते हैं, एक्शन शो करते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, बॉडी में डिस्ट्रक्शन होती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में पैथोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में क्या होता है
कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं और वो डिस्ट्रक्शन करते हैं जॉइंट्स की, ठीक है। तो सिस्टमिक सिम्टम्स क्या होंगे? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। जॉइंट्स के अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसका इफेक्ट, ऑटो इम्यून डिजीजेस का इफेक्ट पूरी बॉडी पे होता है। फिटिगेबिलिटी होगी, फीवर होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इफेक्ट पूरी बॉडी पे होता है, लंग्स पे होता है, हार्ट पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो सिस्टमिक सिम्टम्स भी शो करता है, ठीक है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट्स की डिजीज है, ठीक है। तो ये आपने बुक से एक दफा ये लेक्चर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये पढ़कर आना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसको पढ़ें तो आपको ऑलरेडी आपके माइंड में इसके पॉइंट्स हों, ठीक है बच्चों। अभी कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? माशाल्लाह 55 है। आज मैं अटेंडेंस इसलिए भी नहीं लगा रही क्योंकि अभी एयर ड्रॉप चल रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से जी जी मैम आपने रिमोटॉइड आर्थराइटिस में लिखा हुआ है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, तो मैम वो तो ठीक है, इन्फ्लेमेशन तो डिक्रीज करता है, लेकिन वो ऑस्टियोपोरोसिस भी तो कराता है। बच्चे ऑस्टियोपोरोसिस तो करवाता है। मैंने आपको बताया था फार्माकोलॉजी में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो हम जब भी कोई ड्रग लेते हैं ना, तो ड्रग्स के हमने क्या करने होते हैं, हमने उसको वे करना होता है कि हमने उसके बेनिफिट्स कितने हैं और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन के साथ पेशेंट आ जाता है तो पहले तो आपने उसकी इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो प्रोलॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं उसमें नो डाउट ऑस्टियोपोरोसिस होता है और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, डायबिटिक चेंजेस आ जाती हैं, हाइपरटेंसिव हो जाता है पेशेंट, ठीक है। बट हमने करना क्या होता है, जब पेशेंट की डिजीज बहुत फ्लेयर अप की होती है या आप ये समझ लो कि बड़ा एग्रेसिव एक चेंज उसमें आया होता है, उस वक्त तो आप उसको स्टेरॉइड्स देते हैं। बट स्टेरॉइड्स को आप प्रोलॉन्ग नहीं देते, आप उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम टेपर ऑफ करते हैं, ठीक है। आपको पता है स्टेरॉइड्स को आप फौरन से एकदम से स्टॉप भी नहीं करते, क्यों नहीं करते? मैम एड्रिनल इंसफिशिएंसी होती है। क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड के क्राइसिस आ जाता है, उसके जो रिवर्ट बैक जो चेंजेस होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन दोबारा से डेवलप हो जाएगी। तो आपने क्या करना होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देनी होती है। बेसिकली इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं और सिर्फ इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं होते, इसमें मेथोट्रेक्सेट भी है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी होंगी, ठीक है। अगर पेशेंट को फीवर है, सिस्टमिक इफेक्ट्स के साथ आया है तो उसको एंटीपायरेटिक भी देनी होंगी। अगर उसकी इन्फेक्शन का एलिमेंट है तो उसको एंटीबायोटिक्स भी देनी होंगी। तो ये आप पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आप उसको किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट जो है सजेस्ट करते हो, ठीक है। पेशेंट का जब एक एक्यूट फेज खत्म हो जाता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको पता है कि ये प्रोलॉन्ग जब आप देते हो, एक लंबे अरसे तक देते हो, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इफेक्ट्स होते हैं, तो आप उसको टेपर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं कि जो सिम्टम उसको अपीयर हुआ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको पेन है तो आप उसको पेन किलर्स दे देते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का एलिमेंट अगर आपको लग रहा है, ठीक है, स्वेलिंग्स लग रही है, रेडनेस लग रही है, तो फिर आप उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐड कर देते हैं। बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिर्फ आप एक्यूट फेज के लिए देते हैं एंड लेटर ऑन उसको टेपर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यस मैम। वैसे ये जॉइंट पेन्स के ही पेशेंट्स होते हैं जो इतना प्रोलॉन्ग इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को कंटिन्यू करते हैं कि बेसिकली उस पर फिर लेटर ऑन कुशनाइड सिम्टम्स आ जाते हैं। बट बीइंग अ डॉक्टर आपका ये फर्ज होता है, आप तो वैसे ड्रग्स को इतना प्रेफर नहीं करते ना, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप तो उसको अपनी फिजियोथेरेपी टेक्निक से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट आप भी कुछ तो मेरा ख्याल है पेन किलर्स ऐड करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट भी। तो बेसिकली इसको बताने का मकसद ये है कि आप किस तरह अवॉइड करेंगे ड्रग्स को, किस तरह अपनी फिजियोथेरेपी टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। डिजीज का आपको फुल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि डिजीज अफेक्ट कैसे कर रही है पेशेंट को उसके जॉइंट्स पे, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस उसके जॉइंट्स पे आ रही हैं, ठीक है। समझ आ गई सबको? यस मैम। ओके बच्चों, फिर इस तरह से करते हैं कि और आपने कुछ पूछना हो रिलेटेड टू सेशनल्स तो मुझसे पूछ लें। मैम एक या क्वेश्चन है मेरा।
आउट ऑफ इन इस कंटेक्स्ट में नहीं है। मैम आपको पता है मैंने पढ़ा है कि बॉयज की एज लाइक 21 तक बढ़ती है एंड गर्ल्स की 18 तक, ठीक है। बोन की लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम बढ़ता है। तो मैम जितनी फीमेल्स डायग्नोस होती हैं, विटामिन डी का टेस्ट कराती हैं या ऑस्टियोपोरोसिस से डायग्नोस होती है, मैम उनको हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं कैल्शियम के। मैम क्या ये कहना गलत होगा कि जब बोन की ग्रोथ ही नहीं हो रही तो वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स का क्या फर्क पड़ेगा उनको? मतलब supplements are not for elongation of bones, but this calcium supplements are for deposition of calcium in the bones. In order to reduce the density of the bones, obviously basically osteoporosis जो process होता है menopause में, इसको होता क्या है कि bones जो है वो fragile हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। ठीक है, कैल्शियम को हम इसलिए नहीं देते हैं कि जो होगा ना इंडिविजुअल, उसकी हाइट उसकी जेनेटिक्स की वजह से बड़ी होगी, उसकी फैमिली की जिस तरह से हाइट होगी उसकी हाइट उतनी होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ फैमिलीज में जैसे अगर इतना ज्यादा वो नहीं है, हाइट नहीं है, तो वो बच्चा जो है वो सिर्फ कैल्शियम लेने की वजह से बहुत हाइटेड हो जाए, ऐसा नहीं है। कैल्शियम देने का मकसद क्या होता है कैल्शियम सप्लीमेंट के, आप बोन की डेंसिटी को बेहतर करें, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को बेहतर करें, और एलोंगेशन पे इसका कोई इतना रोल नहीं होगा। ठीक है, वो और चीजें होती हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी कुछ लोग देते हैं इसकी पेशेंट ये जो होता है इंडिविजुअल की हाइट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये कहना कि आप कैल्शियम क्यों लेते हो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो हम लेते ही जब हमारी ये हो जाती है, पीरियड हो जाती है, एपिफिजियल जो एंड होते हैं ना, उसके बाद लेते हैं। जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपने देखा होगा कि हम लोग 30-35 इयर्स की एज में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है हमारी बोन से कैल्शियम की कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है और हमारा इनटेक कम हो जाता है। ठीक है, तो हम अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, स्ट्रेंथन रखने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं ओल्ड एज में भी। आर्थराइटिस से रिलेटेड मैं यही बता रही थी आपको कि आर्थराइटिस में आप बहुत सारी मल्टीपल कॉम्बिनेशंस देते हो और उसमें आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ऑब्वियसली देते हो, विटामिन डी देते हो। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाती है। ठीक है शाइस्ता, आप ही बात कर रहे थे? जी जी मैम, मैं ही बात कर रही हूँ। जी जी ठीक है मैम। ओके जी, अभी 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, आपकी वैसे स्ट्रेंथ जो मुझे शो हो रही है ना वो 80 है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब एयर ड्रॉप का प्रोसेस और थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो आप लोग सब लोग क्लास अटेंड करें रेगुलरली। ठीक है, और ये अटेंडेंस काउंट होगी। इसके अलावा आपने अगर सेशनल से रिलेटेड या कोई और मुझसे बात पूछनी है तो पूछ लें। बच्चों बुक जरूर लेनी है, डेविडसन मेडिसिन आपने लेनी है। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, इसमें आप ये समझ लो फार्मा से तो ये इजी है। ठीक है, तो अगर आप बेसिक्स पढ़ चुके हो तो बस फिर अब आपने ये मेडिसिन 1 का जो सब्जेक्ट है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अपनी लेटर लाइफ में इसको अच्छा अप्लाई कर सको। ठीक है, कौन कौन बच्चा बुक लेगा अभी बता दो। कोई भी नहीं? मैम बुक का नेम एक बार रिपीट कर देंगे आप? डेविडसन, DAVIDSON। ये मैं अभी LMS पे अपलोड भी कर दूंगी, कोर्स आउटलाइन भी, वर्क प्लान भी, बुक भी आपको जो आपने लेनी है, ठीक है, वो भी मैं लिख दूंगी वहां पर। दूसरा ये आपने LMS को ही देखना है, वहीं से आपको लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, शानजा अकरम। मैम देखिए जैसे सेमेस्टर का स्टार्ट था, अभी तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन वैसे ही मैम लास्ट टाइम एंड पे आके हमें पता चला था कि हमारे एससीक्यू भी होंगे, मतलब टोटली थ्योरेटिकल पेपर होगा, एससीक्यू होंगे। तो मैम अभी से कुछ इस तरह की पॉलिसी है कि अगर फाइनल ऑन कैंपस होते हैं तो देखो, एमसीक्यूज भी होंगे? आपने शानजा कितनी अच्छी बात की है, मेरी बात सुने। मैं आपको मेरा ख्याल है मैंने, अगर आप बच्चों में से पैथो और फार्मा पढ़ाई है ना, उन बच्चों को पता है कि मैं आपको बहुत स्टार्ट में ही कह देती हूँ, कंजुल भी मेरे पास थी दोनों में, मैं आपको बहुत शुरू में कह देती हूँ, शानजा अकरम आप भी थे, कि आपने अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो, आपको एग्जाम की फिक्र नहीं होनी चाहिए। एक अगर आप अच्छे फुली प्रिपेयर्ड हो ना, फिर एग्जाम चाहे जैसा मर्जी हो जाए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो जाए। अब आपको बिल्कुल नहीं पता कि अभी आगे क्या हालात हो। ठीक है, जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है, हो सकता है आफ्टर रमजान आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाए, रेगुलर क्लासेस। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे।
तो अगर आप अभी से ये माइंड अपना बना लोगे कि हमें ऑनलाइन ही पेपर देने हैं और हम इस तरह से अपने आपको प्रिपेयर करें, तो ये नहीं होता, ठीक है। आपने जब आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, बुक्स बताई जाती हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। सब्जेक्टिव हो जाए, चाहे एमसीक्यूज हो जाए, चाहे जिस तरह से मर्जी वाइवा ले लिया जाए आपका, ठीक है, वो आपके लिए कोई मुश्किल ही ना हो, ठीक है। तो अभी से मैं फाइनल्स का तो नहीं बता सकती, अभी से मैं ये नहीं बता सकती आगे क्या फ्यूचर में क्या आगे वो हो कंडीशंस हो। इंशाल्लाह अगर कोरोना खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी और जिस तरह से पहले आपका एग्जाम होता था वैसे ही होगा, ठीक है। बुक आप लो और प्रिपेयर करो अपने सब्जेक्ट को, ठीक है जी ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी। और कोई बात बहुत जरूरी मैम इस बुक का कोई एडिशन है या सिंपल बस ऐसी है बुक? बच्चे इसका जो लेटेस्ट एडिशन है ना डेविडसन का, वो ले लें। ये जो डेविडसन है ना, ये मेरा ख्याल है शॉर्ट फॉर्म में भी आती है, फुल फ्लेज बुक तो बहुत अच्छी है। बड़ी बुक पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल जब आप पढ़ते हो ना एक टॉपिक के बारे में, तो आपको वो आपके माइंड में रह जाते हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जब आप पढ़ते ही शॉर्ट फॉर्म हो तो फिर वो आपका ड्रेन हो जाता है, यानी कि टाइम के साथ से जैसे जैसे आप अगले टॉपिक्स पढ़ोगे। तो बड़ी बुक एक अच्छी जो लेटेस्ट एडिशन है डेविडसन का, वो ले लें, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी जी कौन सी वाला एडिशन है इसका लेटेस्ट? मैं आपको बताती हूँ अभी लेटेस्ट कौन सा आया हुआ है, और मैं आपको बल्कि उस पे एलएमएस पे भी लिख दूंगी, तो आप वो वाला ले लें। और देखिए अभी सिर्फ हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, अगर आप यही पढ़ें बुक से तो आपका आहिस्ता आहिस्ता सब कवर हो जाएगा, ठीक है। और टॉपिक्स इतने ज्यादा नहीं है, टोटल ये जो लेक्चर्स हैं ये 19 है, ठीक है। ये एक लेक्चर में आप समझो कि 2 टॉपिक्स पढ़ोगे आप। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक फुल फ्लेज टॉपिक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है बुक में, ठीक है। कंपैरिजंस, इनकी इन्वेस्टिगेशंस, तो इन्हीं को अगर आप अच्छा प्रिपेयर कर लोगे तो आपका एग्जाम प्रिपेयर होता जाएगा, ठीक है। पहले बुक्स लेते रहे हो पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी की जो बताई है, मैंने बताई थी पहले, नहीं ली ना? अब लेनी है, ओके सबने जी। और कुछ और कोई बात पूछनी हो? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उमर नवीद मलिक जी। जी मैम आपने एससीपी के मार्क्स लगा दिए? मैंने नहीं लगाने थे SCP2 के, वो किसी और फैकल्टी ने लगाने थे, ठीक है। और वो इंशाल्लाह ताला 1 वीक में लग जाएंगे। SCP2 की बात कर रहे हो ना? यस मैम। इंशाल्लाह वो ना 1 वीक तक अपलोड हो जाते हैं। मैं डॉक्टर हारिस से आज पूछ भी लेती हूँ, फिर आपको ओके पता मैम, चल। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी फ्राइडे को इसी टाइम पे। और मैम रमजान एक का और टाइम चीज आपको पता है जी। मैम, हमें इसकी बुक लेना कंपलसरी है? बच्चों कंपल्सरी इसलिए है कि आपको ये बुक एक दफा ले लोगे, आपकी पूरी लाइफ के लिए वो बुक हो जाएगी। ये वो बुक है आपकी जो क्लिनिकल साइड पे जब जाओगे आगे इंशाल्लाह ताला हायर स्टडीज करोगे, वो बुक आपके साथ साथ चलेगी। वो बहुत ज्यादा जो डेविडसन बुक है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल बुक है आपके लिए, ठीक है। तो अभी से उसको पढ़ना शुरू करें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैम से हर टीचर हर बुक के बारे में यही कहता है। हर कोई क्या कहता है? मैम लास्ट टाइम पैथो पढ़ी थी हमने डॉक्टर मरियम से। मैम वो छोटी सी बुक थी, मेरे जहन से नाम निकल गया पैथो की, हम लोगों ने पैथोमा। यस मिस ने पैथोमा। कहा कि बहुत जरूरी बुक है, ये आपने लेनी है। हमें पता लगा साथ जो दूसरे बच्चे पैथोलॉजी पढ़े थे वो रॉबिन से पढ़ रहे थे, रॉबिन से पैथोलॉजी। तो वो हर टीचर यही कहता है हर बुक के बारे में कि ये दुनिया की सबसे जरूरी बुक है। बच्चे नहीं, मेरी बात सुनो, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना वो अच्छी नहीं होती। रॉबिन्स पैथोलॉजी बहुत अच्छी बुक है। हम लोग बुक्स का इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने खुद बुक्स पढ़ी हुई हैं। हमारे पास लेक्चर्स नहीं होते थे, और हम लोग लेक्चर्स तो नहीं, हम नोट्स बनाते थे। टीचर्स की जो होती थी लेक्चर सुन के नोट्स खुद बनाते थे, बट बुक पढ़नी हमारे लिए फर्ज होती थी, ठीक है। तो डेविडसन जो बुक है वो आप खरीदो, एक दफा डेवलप करो इस हैबिट को, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको पढ़ के। हर टीचर कहता है बुक्स वैसे ही जरूरी है, आपको तो पता है। लेक्चर्स तो सोल्यूशन नहीं हो सकता ना हर चीज का। और आपको पता है लेक्चर्स डिफरेंट तरह के लेक्चर्स होते हैं। मैंने यहाँ फार्मा के जो लेक्चर्स पढ़ाए थे, आप लोगों को मेरे से यही प्रॉब्लम था कि लेक्चर्स बहुत बड़े हैं, बहुत डिटेल्ड हैं। कुछ टीचर्स ने पढ़ाए हैं वो बहुत शॉर्ट हैं, ठीक है।
तो डिटेल पढ़ने का क्या फायदा हुआ और शॉर्ट वालों का क्या हुआ, ये अब आपको बाद में पता चलेगा कि आप कितना आपको याद रहा फार्मा, और वो रहेगा अगर आपने बहुत यस advance- मैम। ठीक है। मैम फायदा तो हुआ रिसेंटली था। देखी मैम, मेडिसिन देख के ना पता चल जाता है, अच्छा ये सेफलोस्पोरिन हाँ की जी, फोर्थ तो अब आप जनरेशन है। देखो कि अब आपसे बाद में इंशाल्लाह इन द लेटर लाइफ आपसे लोग पूछेंगे कि आप ये मेडिसिन का मुझे बताएं, ये किस चीज के लिए यूज होती है, कम से कम आपको उसको नीचे उसका जो सॉल्ट है देख के आपको ये तो आइडिया, मैंने ये किस क्लास में ड्रग पढ़ी थी। तो मेडिसिन, ये जो अब मैं ये जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये देखिए अब आपसे ये आर्थराइटिस जो पढ़ रहे हैं ये आपकी ही फील्ड से रिलेटेड चीज है, ठीक है। आपको इन चीजों का पता होगा तो ही आप पेशेंट को भी एक्नॉलेज कर सकेंगे, उसे भी बता सकेंगे। अगर खुद नहीं पता होगा तो कैसे बताओगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस का पता होना चाहिए, हिस्ट्री पे ही डायग्नोस करना आना चाहिए, तो ये आपने बुक से पढ़ना है, ठीक है। डेविडसन ही लेनी है, मैं कोई शॉर्ट बुक नहीं बताती, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बताती। डेविडसन की एक मेरा ख्याल है पॉकेट बुक है, हैंड बुक है, वो अभी होती है, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, बट स्टिल होगी तो वो बुक ही ना। आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लेना चाहती हो तो शॉर्ट ले लो, इकबालियन से मिल जाती है, ठीक है। तो आप बड़ी ना लें, बड़ी उठानी भी मुश्किल है, अगर आप उसकी शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। और उसमें से 2-2 3-3 पेजेस का भी अगर एक टॉपिक होगा उसको कम से कम पढ़ो, साथ साथ लेक्चर्स पढ़ो, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो गया। और मैम कोई बात? पीडीएफ भी वर्क कर लेगा? हाँ जी, वो आपका स्क्रीन टाइम बढ़ाएगा, आप उस तरह से इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे, बुक से पढ़ना ज्यादा इजी होगा, ठीक। साथ लेकर आनी है जब इंशाल्लाह, अगर रमजान के बाद अगर ओपन हो जाती है यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो मैं देखूंगी आप सबके हाथ में, ठीक हो गया। ठीक है जी, अब फ्राइडे को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और उस दिन कोशिश करें कि सब लोग क्लास अटेंड करें, और जिनका एड ड्रॉप चल रहा है वो भी ऐड हो जाएंगे, तो फिर उस दिन इंशाल्लाह से हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़।